हेलो फ्रेंड्स, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैंने आपसे कहा था कि हर हफ्ते की हम लोग करंट अफेयर को करेंगे और ऐसा हम पूरे साल करेंगे, हमारे यूपीएससी का पेपर आने तक करेंगे। और इससे एक आपका फ़ायदा होगा, मेरा ही फ़ायदा है इसमें। आपको नोट्स बने बनाए मिलेंगे करंट अफेयर के पूरे साल, आप पीछे नहीं रहेंगे। और जब जनवरी आता है तो आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी मेरे करंट अफेयर पूरे नहीं है, क्योंकि तब तक आप दिसंबर जनवरी तक 4-5 बार रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आपका GS1, GS2, GS3 के सेपरेट नोट्स होंगे। प्री क्लियर होने के बाद मेंस में आपके बहुत काम नहीं है, आपको अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है मेंस में जीएस का करंट अफेयर कितना काम है। तो इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ये मैं पढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने लगाया है इस तरीके से। और आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको बता दूंगा अभी, कैसे आपको मिलना है वो भी बता देंगे। और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा भी देंगे अपने चैनल का। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ये क्या है, यूनिट 2 पे आया है। यूनिट 2 का है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन के बारे में। तो इसमें क्या, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती थी, तो उसके ऊपर मोदी जी ने महासम्मेलन में भाग लिया था भोपाल में। तो उसके ऊपर है कि क्या क्या उन्होंने किया था। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती थी। ये क्वेश्चन आना बहुत बनता भी है, 300 साल बहुत बड़े साल होते हैं और मोदी जी भी गए हुए थे इसमें। तो आप अगले साल के लिए जितने भी रिसेंटली पेपर आएंगे, जितने भी स्टेट पीसीएस पढ़ जाएंगे आप, तो ये पहले जरूरी पड़ जाएगा। और एमपी पीसीएस वाले बहुत जरूरी हो जाएगा। बाकी जितने भी स्टेट पीसीएस आते हैं उनके लिए भी जरूरी हो जाएगा। शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। ये कहने का माता जी ने कहा है, अहिल्याबाई होलकर जी ने। वे शिवलिंग हमेशा अपने साथ लेकर चलती थी। उनका मानना था कि भगवान की सेवा में और जो मानस की सेवा में कोई अंतर नहीं करते थे, इसलिए भगवान की अपने शिवलिंग को अपने साथ लेकर चलते थे और मानस की सेवा को करते थे। इसलिए इनके लिए बारे में तथ्य फैक्ट है कि वो हमेशा शिवलिंग को अपने साथ लेकर चलते थे। काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में हमारे अनेकों मंदिरों को, हमारे तीर्थों पर पुनर्निर्माण किया। उनका ये काम था कि इन्होंने पूरे देश के जो मंदिर है उनका पुनर्निर्माण किया, पुनरुद्धार किया। तो उनको ये एक श्रेय जाता है, इन्होंने ये भी काम किया। ठीक है, तो जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने और क्या क्या चीजें की हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में देखते हैं। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाएं, जो उन्होंने योजनाएं शुरू की हैं उसके बारे में देखते हैं क्या क्या उन्होंने योजनाएं शुरू की हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसका एनिटेशन ऑन करने में, ये इसके पीडीएफ में पढ़ाने में इसमें दिक्कत है। उसका देखते हैं। उनके द्वारा रोजगार के लिए अच्छा उद्यम बढ़ाने के लिए अनेक उन्होंने क्या, किसके लिए, रोजगार के लिए और उद्यम बढ़ाने के लिए, मतलब व्यवसाय बढ़ाने के लिए उन्होंने योजनाएं चालू करी। कृषि और वन उपज आधारित कुटीर उद्योग और हस्तकला को प्रोत्साहित किया, ये भी उन्होंने किया। उसके बाद खेती को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी नहरों की जाल बिछाया और उसको विकसित भी किया उन्होंने। छोटी नहरों को जाली बिछाया और विकसित भी है। ये हम जो कर रहे हैं वो हमारा GS1 का है। पूरे हफ्ते में GS1 में एक ही न्यूज आई है, उसको मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद एग्जिट। उसके बाद फोर्थ, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने तालाब बनवाए। ठीक है, ये भी एक उन्होंने बात कही है कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या, तालाब बनाए। फिफ्थ, ठीक, उसके बाद किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। इससे आप क्या समझते हैं, एक चीज और समझिए इनके बारे में, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा इस बारे में। जैसे देखो, हम लोग अभी क्या बोलते हैं, इतने गवर्नमेंटल साइंटिस्ट बोलते हैं क्रॉप, एक शब्द यूज करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इसे कहते हैं जो फसल विविधीकरण, मतलब फसल जो है अलग अलग तरीके होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके की खेती को प्रोत्साहित किया, कपास फिर मसालों की खेती। ये बात हमें देखनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करी, उस टाइम पे कहना बहुत बड़ी बात है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए घुमंतु टोलियां के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई। ठीक है, उन्होंने ये भी किया। विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी के लिए नए उद्योग लगाए। उन्होंने कहा कि जो कौन सी विश्व प्रसिद्ध साड़ी, जो सबसे विश्व प्रसिद्ध साड़ी है उसकी बारे में बात कर रहा हूं मैं, कौन सी, माहेश्वरी साड़ी की बात की जा रही है यहाँ पे। माहेश्वरी साड़ी, ठीक है, माहेश्वरी साड़ी की बात की है। महिलाओं का संपत्ति में अधिकार हो, जिन स्त्रियों के पति की असमय मृत्यु हो गई हो वो फिर विवाह कर सकें, उन्होंने ये बात भी करी। ये 300 साल पहले कहना ये छोटी बात नहीं है, इसको बहुत बड़ा मान सकते हैं। बहुत बड़ी काम है ये उपलब्धि। 300 साल पहले कोई महिला इतनी ज्यादा महिला के ऊपर बात करने में, उनके अधिकार दिलाने में काम करे, तो ये बहुत बड़ी बात है। महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने गांव के नारी सुरक्षा टोलियां बनाने का काम किया। मतलब उन्होंने क्या किया, जो फ्रंट लीड जो औरतें होती हैं, जो मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले कैसे बनती थी, जो मर्द है उन पे मानी जाती थी, परंतु इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये भी किया कि हाँ क्या करेंगे, टोलियां बनाई उन्होंने, किसकी,
नारी सुरक्षा टोली कहाँ पे, ग्राम स्तर पर बनाई उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ से कुछ साड़ी बुनने वाले परिवारों को आमंत्रित कर यहाँ पर काम शुरू करवाया। ठीक है, उन्होंने ये भी करा, ये भी बहुत बड़ा काम है। उनके जो प्रेरक कथन, उन्होंने कहा जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह लोगों का ऋण है, उसे चुकाना होगा। ये इंपॉर्टेंट, आपको ये कहीं भी आप लिख सकते हैं, ऐसे ही शुरुआत इससे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अहिल्याबाई होलकर जी का नाम लगा देंगे आप, उनके बारे में लिख देंगे कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह लोगों का ऋण है, उसे चुकाना है, ये उन्होंने कहा था ऐसे। ठीक है, पीएम मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट 300 रुपए का और सिक्का जारी किया उनके क्या, अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पे मोदी जी ने ये किया। एक डाक टिकट है और क्या है 300 रुपए का सिक्का जो है जारी किया मोदी ने। ये हमारा GS1 खत्म हो गया। ठीक, GS1 यहाँ पे हो गया हमारा खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं कि GS2 की। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, GS2 आता है। ठीक, आगे देखते हैं GS2 के बारे में। तो बहुत दिक्कत हो जाती है ऐसे, तो इसमें पढ़ाने में। यही एक दिक्कत है इसकी कि PDF और ये सब एक साथ नहीं चल पाते हैं। सेट में जाएंगे। अब GS2 के बारे में बात करते हैं। GS2 में हमने क्या पढ़ा है ये देखते हैं। ठीक, अब इसमें पढ़ते हैं। ऐड भी आते हैं बहुत बार इनमें, तो ऐड का कुछ कर नहीं सकते, ऐड तो हमारे पास में है नहीं। तो देखते हैं भारत के ब्राजील में 10वीं, ये GS2 की बात है। ठीक है, GS2 के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में, और देखते हैं क्या इसमें बात है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखो आपको ऊपर लिखा भी होगा कि कब से कब तक की न्यूज है, न्यूज के बारे में लिखा होगा आपको, और ये लिखा होगा 26 मई 2025 से 31 मई 2025 तक, एक हफ्ते की न्यूज, यानी 6-7 दिन की न्यूज होती है। हर मंडे को मिलेगी, इस बार थोड़ा लेट हो गए थे, इस मंडे को आपको मिल जाएगी। मंडे ट्यूजडे तक आ जाया करेगी। पूरे हफ्ते आपको रिवाइज करो, पूरे साल आप रिवाइज करो, आप बहुत कदम आगे निकल जाएंगे। भारत ने ब्राजील की 10वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक करी। 4 रणनीतिक सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इसमें क्या पहला बोला, संस्कृति, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम किया उन्होंने। बात करिए कौन सी है, 10वीं, कौन सी ब्रिक्स संस्कृति मंत्री होगी, संस्कृति मंत्री होगी। ठीक है, जो संस्कृति मंत्री होते हैं, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन और 2030 के बाद का विकास एजेंडा तय किया इसमें, और सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी को और सुरक्षा को उन्होंने इसमें सूचीबद्ध किया एक तरीके से। ठीक है, इसमें ये काम किया एक। उसके बाद क्या किया उन्होंने, ब्रिक्स संस्कृति उत्सव और गठबंधन की बात करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चीजें। ठीक है, इसको आप देखें, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये कुछ ऐसे हमारे जो फैक्ट्स हैं जो जरूरी है जानना हमें, क्योंकि क्या मोदी जी ने किया है। अभी जो अमित शाह जी गए थे महाराष्ट्र में, तो वहां पर उन्होंने एक अस्पताल का वो किया, कैंसर का अस्पताल, उसका उद्घाटन लिखा है। तो उसमें उन्होंने ये बातें कुछ कही है, तथ्य जो हमें जानने चाहिए। नोट्स पहले जो एम्स थे 2014 तक वो 7 थे। ठीक है, 2014 तक एम्स थे वो 7 थे, और 23 तक क्या हो गया, मंजूरी हो गया 23 एम्स को। इनसे 7 से ज्यादा है और 23 को मंजूरी है। उसका दूसरा पॉइंट है 2013-14 में देश का स्वास्थ्य बजट 37,000 करोड़ था। ठीक है, 37,000 करोड़। अब कितना हो गया 2025-26 में, 1,35,000 करोड़। मतलब यहाँ से बस 1 लाख करोड़ लगभग ज्यादा ही है। मतलब इतने सालों में 1 लाख करोड़ बजट बढ़ा दिया है इसका स्वास्थ्य का। 2014 तक 387 मेडिकल कॉलेज थे, अब 780 बन चुके हैं। ठीक है, 2014 तक की बात है। MBBS डॉक्टर की सीट जो 2014 तक 51,000 थी, अब 1,18,000 हो गई है। तो ये बात पूरी कही गई है कि इसमें क्या क्या मोदी जी ने या उनकी सरकार ने काम किया, इसकी उपलब्धि बताई थी उन्होंने। PG की सीट से 31,000 2014 में थी, अब 74,000 हो गई है। ठीक है, ये बताया गया इसमें। ठीक, आगे देखते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 पोर्टल, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इसमें ऐसी बात कही है जो हमारे लिए, ये तो इंपॉर्टेंट चीज होता है, पंचायत की बात कही है इसमें। ठीक है, और ये क्या 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, इसको देखते हैं। PAI एक बहुआयामी मूल्यांकन ढांचा है जिसे पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों, मतलब किसके ऊपर है, सतत मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर है, के स्थानीकरण के साथ साथ संरेखित 9 विषयों के में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के पर्यवेक्षण की देखरेख करने के लिए, देखने में सक्षम बनाने के लिए विकसित किया। मतलब क्या है, एक पोर्टल है इसमें 2.5 लाख गाँव के, जो उसमें क्या कैसे कैसे उन्होंने काम किया, किसी 9 विषयों के बारे में, 2.5 लाख गाँव, और सबसे ज्यादा किस पे हो गए, सतत विकास के बारे में, इसके बारे में बात की गई है। तो इनके लिए बनाया गया है कैसे कैसे काम करेंगे उसे विकसित करने के लिए, और इसमें कैसे कैसे पंचायतों का पर्यवेक्षण की देखरेख कैसे की जाएगी, इसके बारे में पोर्टल में है जानकारी। ठीक है, जबकि PAI संस्करण 1.0 में आधार रेखा के रूप में काम किया और 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2.16 लाख ग्राम पंचायतों के आंकड़ों को कवर किया। 2.1 की बात हो रही है इसमें, और 1.0 की, अभी 2.2 अभी लॉन्च हुआ है, 2.0।
अगर तुलना एक की गई है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा डेटा है तुलना का, ठीक है। उसका देखेंगे 9 कौन से विषय हैं जिसपे ये लॉन्च हुआ है। ये ऐसे पूछते कौन कौन से विषय इसमें है कि नहीं, देखते हैं। PI1 की और इसके तत्व जो माने गए हैं इसमें वो, और PA10 और PA20 2.0 संकेतक जो है इसके, और आंकड़ा जो बिंदु है वो, इसके बारे में देखते हैं। PA1 में 556 थे कितने संकेतक जो इसमें इंडिकेटर्स थे वो, ठीक है। और आंकड़ा जो था वो इसमें कितने थे 556। P.20 में कितने 147 में कमी की है, 72% कमी पर तीव्र फोकस और बेहतर की काम किया गया है, ठीक है। तीव्र फोकस और बेहतर आंकड़े की बात की गई है इसमें। उसके बाद आंकड़ा बिंदु जो है 494 794 दक्षता और सुस्पता के लिए सुव्यवस्थित, मतलब 227 है इसमें। यहाँ पे 794 था, यहाँ 227 है, यहाँ 197, मतलब दोनों में कमी है। पर इसमें क्या दक्षता और स्पष्टता कैसे ट्रांसपेरेंसी और बढ़िया से है उसके लिए भी काम किया गया है। एलईजी के जुड़े 9 विषय कौन कौन से हैं जिसके ऊपर ये संकेतक लॉन्च हुआ है, पोर्टल लॉन्च हुआ है 2.0, इसके बारे में बात करेंगे। पहला गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका पंचायत, पहला तो ये क्या है गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका पंचायत, ठीक है। ये हैंड नोट्स है आपको ऐसे मिलेंगे, और इसमें मैं टाइपिंग कर नहीं दे सकता आपको क्योंकि टाइपिंग में बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम है नहीं कि टाइपिंग करवा के इसको मैं वो करूँ ना। हम पे स्टाफ है, हम खुद ही चला रहे हैं अपना, जो कुछ भी है जो कुछ कर सकते हैं अपने हैंड से हम खुद ही कर रहे हैं। ये हम पे ऐसा कोई स्टाफ नहीं है इसको हम कर सकें कि हम लाएं कि हाँ, ठीक है। स्वस्थ पंचायत के बारे में बात की गई है। स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, मतलब बच्चों के कैसे उनके साथ रहे, कैसे काम करे, उसका पंचायत के बारे में। जल पर्याप्त पंचायत में हो, स्वच्छ और हरित पंचायत हो, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत हो, मतलब खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास हो, सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत हो, मतलब सामाजिक रूप से न्याय संगत, मतलब सबके लिए एक साथ न्याय करे, जैसे सबके लिए हो सकता है, कोई जातिवाद भेदभाव ना हो, और सामाजिक रूप से सुरक्षित भी हो, सबके लिए सुरक्षा भी प्रदान करे। सुशासन वाली पंचायत और महिला अनुकूल पंचायत, ठीक है। कौन सा, एक बाल अनुकूल पंचायत और महिला अनुकूल पंचायत, ये एक 9 विषय हैं जिसपे लॉन्च की गई है, पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसकी देखरेख की जाएगी। इसमें क्या स्पष्ट दिया गया है, आपने क्या संकेतक भी घटाए गए हैं इसमें, देखा था आपने 2.1.0 इसमें अंतर है। ठीक है, ठीक है, इसको देखते हैं। अब ये क्या, अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज ये बोली गई है, श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए नौवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी में शुरू हो गया। कहते श्रीलंका के जो कौन से हैं स्वयं सिविल सेवक हैं, जैसे अपने सिविल सेवक होते हैं वैसे श्रीलंका के सिविल सेवक, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि दूसरे अपने पड़ोसी देश हैं और फिर सिविल सेवक की बात हो रही है, हमारा पेपर वो सिविल सेवक पर डिपेंड करता है, तो हम उस पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। यह कार्यक्रम श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए डिजिटल गवर्नेंस पर दूसरी क्षमता निर्माण पहल है, ठीक है। उसका बोला श्रीलंका के प्रमुख मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 मध्य स्तरीय लोक सेवक इस कार्यक्रम में, मतलब छोटा पैराग्राफ था इसमें, पर इसमें पता होना चाहिए कि हमने नौवा क्षमता कार्यक्रम चालू किया है इनके श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इसको जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका देखते हैं आगे। उसका 27 मई की न्यूज है, उसका देखते हैं। हाँ, इसमें जो गए थे हमारे अमित शाह जी गए थे, उसके बारे में हो गया। मुंबई में माधवगढ़ स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित, मतलब इसमें 150 हो गई, बहुत बड़ा कम हो गया एक तरीके से, पूरा किया कार्यकाल, तो भी जानते क्या है। माधव बाग ट्रस्ट सुचिता संतुलन और सत्कर्म की त्रिवेणी है, अमित शाह जी का। श्री वर जीवन दास और नरोत्तम भाई ने यह संस्था बनाई, ये नाम याद कर लेना आप, वर जीवन दास और नरोत्तम दास भाई, ठीक। 1875 के विदेशी शासन के दौर में मंदिर बनाया और उसके माध्यम से समाजी चेतना का पुनर्जागरण किया। इतना छोटा सा, बहुत ज्यादा वो नहीं था, बस 2 नाम याद कर लेना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा इस बारे में, और माधव बाग जानते हैं तो आप गूगल सर्च करिए कि माधव बाग स्थित कौन सा मंदिर है, किसके बारे में, स्वामी नारायण मंदिर कौन सा है, तो उसके बारे में बात करिए। और तो खुद अपना सर्च करिए, अलग से डायग्राम बना सकते हैं, खुद अपने नोट्स बना सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत जगह आपको ऐड करने मिलेगी, आप ऐड कर सकते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, हमने कौन सा किया, नोमैडिक एलिफेंट क्या किया हमने, किसके, भारत और मंगोलिया के बीच में। देखिए पूछे जाते हैं हमेशा कि कौन कौन सा अभ्यास कहाँ से हुआ है, तो आप पहले से याद रखेंगे तो सारे पेपर में काम आएंगे, और लास्ट में सारे अभ्यास एक साथ हम जोड़ देंगे, हमको पीडीएफ बना के दे देंगे, हमें भी इजी रहेगा, आपको भी इजी रहेगा, ठीक है। उड़ान बटार मंगोलिया में ये स्थित है। वार्षिक कार्यक्रम है 2024 में ओमरोई, मतलब मेघालय में बना हुआ था ये, ठीक है। उद्देश्य क्या, संयुक्त राष्ट्र के तहत अर्ध शहरी पहाड़ी इलाकों में अर्ध पारंपरिक अभियानों में संयुक्त कार्यबल का उपयोग करना, ये इसका इंपॉर्टेंट है। इतना ईजी था कि सब इतना भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था, और कहाँ हुआ है, उलान बटार मंगोलिया में ये हुआ है,
ठीक है, इतना याद रखना बस आपको। उसका देखते हैं, एक हॉनररी रैंक होती है, कहता है अभी पता क्या सरकार ने चालू किया है कि जो असम राइफल्स के लोग हैं और सीआरपीएफ के जवान हैं, किसमें सब इंस्पेक्टर तक अगर कोई रिटायर होता है तो उसको ऑनरी रैंक मतलब एक रैंक बढ़ाकर रिटायर किया जाएगा। तो वही उन्होंने बात करी है, उसमें कोई पेंशन वेंशन ऐसा कुछ बढ़ा के नहीं मिलेगा, ना भत्ते बढ़ा के, बस आपको सम्मान के लिए और उत्साह जागृत करने के लिए ये किया गया है ऐसा। तो देखते हैं ऐसा क्यों किया और किस लिए। ऑनरी रैंक क्या बोलते हैं, केंद्र गृह मंत्री ने सीएपीएफ और असम राइफल्स के अधिकारी पद से नीचे के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन तक एक पद पर ऑनरी रैंक देने का निर्णय किया, एक पद ऊपर, ठीक है, ऑनरी रैंक देने का निर्णय किया, बिना किसी वित्तीय या पेंशन लाभ के ऑनरी रैंक मिलेगा। ये आपको हो गया इसमें। अब देखते हैं इसके बारे में, सीएपीएफ और इनके डिफरेंस देखते हैं, कौन कौन से पद हैं, कैसे इसके बारे में देखते हैं। तो थोड़ा ये आप देखा होगा आजकल पूछा भी जा रहा है कि तुलना करनी हो तो ऐसे सीआरपीएफ में भी आ सकता है और असम राइफल्स में आ सकता है, और छोटा ये मतलब बहुत वैसा है, अलग दायरा है, तो इसको इतना ध्यान नहीं देगा। तो हमने देखा क्योंकि ये पीआईबी पे है, हम पीआईबी की सारी न्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक होता है अगर सीआरपीएफ में कोई रिटायर होगा और कौन सा पद उसे मिलेगा, ऑनरी रैंक कौन सा होगा, कांस्टेबल होगा हेड कांस्टेबल, एज हेड कांस्टेबल सहायक उपनिरीक्षक, वैसे एएसआई कहते हैं, एएसआई, सहायक उपनिरीक्षक उसे उपनिरीक्षक कहेंगे, इसे एसआई कहेंगे, और एसआई होगा तो निरीक्षक मतलब इसे इंस्पेक्टर कहेंगे। अब ट्रिपल स्टार वाला, ठीक है, ट्रिपल स्टार होंगे, यहाँ पे डबल स्टार होंगे, यहाँ पे एक स्टार होगा, ठीक, हेड कांस्टेबल पता है फीती होती है आप, ठीक है। तो ये तो हो गया सीआरपीएफ के, ये सारा जितना भी पुलिस है, क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस फोर्स जो भी है उसके बारे में है, तो पुलिस फोर्स का जो क्राइटेरिया चलता है वैसे चलता है। अब देखते हैं असम राइफल्स के बारे में, यहाँ पे जो सेवानिवृत्त होगा और मारक पद मतलब ऑनरी रैंक कौन सा हो। राइफलमैन को हवलदार कहते हैं, हवलदार से होगा, राइफलमैन को होगा तो हवलदार से रिटायर होगा, और हवलदार होगा तो वारंट अधिकारी से होगा, वारंट अधिकारी होगा तो नायब सूबेदार से होगा, नायब सूबेदार से होगा तो सूबेदार से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिल जाएगा वहां पे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा GS2 खत्म हो गया, ठीक, सबसे सीधी सीधी बात। यहाँ पे जाएंगे, ठीक, GS2 यहाँ पे खत्म हो गया। ऐसे करके आपको तीनों की न्यूज मिलेगी, और मतलब इतने अच्छे फॉर्मेट में आपको, मैं पढ़ा भी रहा हूँ इसमें, आपको PDF भी मिल रही है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने टैब में या कहीं भी इसको संभाल के रखना है ताकि कोई दिक्कत ना हो इससे। ये ऐड आ गया, आपके ऐड का क्या कर सकते हैं, ठीक है, हाँ चालू हो गया हमारी, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या बोला गया इसमें। ये तो 26 मई से 1 जून तक, 31 तक की है, ठीक है। ये भारत ने भौतिकी में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रयोग के लिए मिला ब्रेक थ्रू पुरस्कार, एक ब्रेक थ्रू पुरस्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हमें पता भी नहीं था कि कौन सा ये ऐसा पुरस्कार भी होता है, तो अब जानते हैं इसके बारे में क्या है। 2015 से 15 जुलाई 2024 के बीच ATLS एटलस बोलते हैं, और CMS बोलते हैं, एलाइज बोलते हैं, और LHC भी बोलते हैं, ये सारी इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस लिखने की जरूरत है। प्रयोगात्मक सहयोग से जारी किए गए CERN के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर रन 2 डेटा पर आधारित प्रकाशनों के सह लेखकों को दिया गया, जो आधारित प्रकाशनों के सह लेखकों को दिया गया, ठीक है, याद रखना है सह लेखकों को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। उसके बाद क्या मिलता है, हमें $3 मिलियन मिलता है का पुरस्कार दिया जाता है, और इसका उपयोग इनके द्वारा सदस्य संस्थानों जो भी CERN में, CERN में, ठीक है, CERN होता है यूरोपियन जो सर्च करते हैं न्यूक्लियर, उसके बारे में, न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बारे में सर्च लैबोरेटरी वहाँ पे है यूरोपियन की, उसके बारे में सन को उसे कहते हैं। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है वैसे, ये पता नहीं कोई अलग भाषा में उनकी फुल फॉर्म है इसकी, और उसको जो यूरोपियन जो उसकी पार्टिकल्स की जो लैबोरेटरीज है उसके बारे में बात की गई है पूरी। और क्या सदस्य संस्थानों के डॉक्टरेट छात्रों को CERN में अनुसंधान के दौरान अनुदान, मतलब जो पैसा है 3 मिलियन वो तो लगेगा इन पुरस्कार के तौर पर दिया गया है, पर जो इस अनुसंधान में लगे होंगे बच्चे उनको भी पैसा ही इसमें दिया जाएगा ताकि आप उससे खोज कर सके, ठीक है, $3 मिलियन जो है, ठीक है। उसके बाद बोला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अनुसंधान को लेकर सहयोगात्मक और परिवर्तनकारी प्रयासों को सम्मानित करता है, ठीक, इसमें बोला किसको एक अनुसंधान को, वो एक सहयोगात्मक को और परिवर्तनकारी को, अनुसंधान रिसर्च के लिए बात की गई है पूरी। इसने हिग्स बोसोन, क्वार्क गुऑन प्लाजा पदार्थ, प्रतिपदरता क्षमता और मानक मॉडल के परे भौतिकी के बारे में हमारी समझ को गहरा किया है। इस लैबोरेटरी की बात की है कि हिग्स बोसोन जो है वो इसी में किया गया है। कौन सा, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, तो इसके बारे में LHC के बारे में यही है, LHC के बारे में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, सन द्वारा संचालित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर विश्व का सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है। शक्तिशाली का मतलब होता है, इसे बोलते हैं मतलब पार्टिकल एक्सीलेटर, मतलब
स्पेलिंग छोड़ देना, आपको पता ही होगा एसिलेटर स्पेलिंग होती है वैसे तो, ठीक है। जैसे एसिलेशन लिखते हैं ना, वैसे इसमें ओ आर आ जाएगा बस, ठीक है। बाकी इसको छोड़ देते हैं, जो भी है साफ कर देते हैं इसको, ठीक है। इसे बोलते हैं पार्टिकल एसिलेटर। सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है जो उच्च ऊर्जा, प्रोटॉन और भारी आयन टकरावों के माध्यम से सबसे छोटे पैमाने पर पदार्थों की संरचना का पता लगाने के सक्षम है। ये बोला गया है इस बारे में, ठीक है। तो क्या बोला गया है इसमें, एक पार्टिकल एक्सीलेटर है जो विश्व का सबसे शक्तिशाली कण त्वरक, मतलब सबसे शक्तिशाली कण मतलब पार्टिकल एक्सीलेटर है जो उच्च ऊर्जा, हाई एनर्जी, प्रोटॉन और भारी आयन टकरावों का मतलब कोलिजन होता है, टकराव हाई आयन कोलाइजन होता है के माध्यम से सबसे छोटे पैमाने पर पदार्थ, सबसे छोटे पैमाने वाले पदार्थ होते हैं कि संरचना का पता लगाने के लिए सक्षम है। इसमें ये बोला गया, इसके बारे में इतने बताया गया। उसके बाद अब देखते हैं सर्न के साथ भारत की भागीदारी 1960 के दशक से चली आ रही है, जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के वैज्ञानिकों ने CRN प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन का उपयोग करके पायन, कायन और प्रोटॉन बीम के लिए इमल्शन स्टैक को एक्सपोज करने के लिए CRN का दौरा किया था। मतलब TRF के लोग जब वहां गए थे CRN में, तब से हमारी योगदान चलता रहा, 1960 की बात है, ठीक है। अब देखो LH मतलब लार्ज हैड्रॉन कोलैटरल के में हम क्या है, परियोजना में महत्वपूर्ण भारतीय योगदान को मान्यता देते हुए भारत को 2002 में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया, हम उसमें थे। उसके 2017 में हमसे क्या बने, सर्न का क्या बन गया, हम सहयोगी सदस्य बन गए। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास ये है, जो अभी मैं आपको बताता हूँ आपको क्या है। जो अभी तक सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी थी हिग्स बोसोन पार्टिकल्स को मानी जाती है, वो यहीं सर्न में ही हुई थी। अब देखो जून 2014 में भारत ने सर्न को नृत्य के देवता, भारतीय देवता शिव नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा भेंट करी। किसने, भारत ने सर्न को नृत्य, और इसमें क्या हुआ, कार्ल सागन ने उप परमाणु कणों के ब्रह्मांडीय नृत्य के लिए तैयार किया था और इसे सर्न के भौतिकीवादियों द्वारा परखने जाने के साथ ही क्या किया, विश्लेषित किया गया। मतलब क्या किया, कार्ल सागन ने किस लिए इसके किया था, इसको बनाने के लिए, उप परमाणु कणों के ब्रह्मांडीय नृत्य के लिए तैयार किया गया था। मतलब जो ब्रह्मांडी जितने भी उप परमाणु हैं सब एटॉमिक्स होते हैं, वो क्या है, जैसे भी चलते हैं ना, वो शिवा जस्ट लाइक ए कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, उसके बारे में। तो उन्होंने क्या, कार्ल सागन ने किया था। यही मूर्ति यहाँ लगी है। अभी बता रहा हूँ, ये सनातन धर्म पर गर्व करने वाली बात है। दुनिया में आज तक किसी भी लैबोरेटरी में जो साइंस को सिद्ध करने की बात करती हो और उसमें किसी भगवान के मूर्ति वहां लगी हो, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि सर्न में वहां पर जो नटराज की मूर्ति है बहुत मजेदार है, मतलब छोटी, 2 फीट की, ज्यादा ऊंचे, 2 मीटर की ऊंचाई है, ज्यादा भी नहीं है। उसका देखते हैं कोयले का कार्यनीतिक इंजन में बदलाव, ठीक है, इस बारे में देखते हैं क्या किया गया इसमें। कैबिनेट ने 8,500 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ कोयला गैसीकरण को हरी झंडी दी। कोयला गैसीकरण की बात की गई है, मतलब कोल को ऑक्सीडाइजेशन सॉरी, ये पेपर में आता है, आपको पता है। स्वच्छ कोयला विकल्प के निवेश बढ़ाने और एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की सुरक्षित करने के लिए योजना बनाई गई है। 2029-30 तक 100 मीट्रिक टन तक पहुंचने के लिए स्पष्ट रोड में पहले से ही पूरी तरह प्रतिबद्ध के बारे में बात की गई है, इसमें प्रतिबद्धता दिखाई गई है। उसका देखते हैं। मंत्रालय फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी याद करना है, ये योजना है। 90% कोयला कन्वेयर बेल्ट, साइलो और रैपिड लोडिंग सिस्टम तथा वाटर स्प्रिंकलर सहित मशीनीकृत और पर्यावरण अनुकूल प्रणालियों के माध्यम से लोड किया जाता है। ठीक है, कोयले को लोड करने का 90% कोयला हमारा ऐसे लोड होता है। ठीक, कुल कोयला खपत चीन और समान आबादी वाले विकसित OECD ब्लॉक के बाद तीसरे स्थान पर भारत है। ठीक, चीन की बात की जाएगी और कौन, समान खपत करने वाले आबादी वाले देश हैं, खपत करने, तो OECD ब्लॉक गलत हो गए, कोई नहीं अभी आ जाएगा। ठीक है, OECD ब्लॉक है, उसने बात की है इसमें। OECD ब्लॉक वहां, उसके बाद में क्या बोला, चीन है, पहले चाइना है, फिर कौन है, OECD ब्लॉक उसने किया। ठीक है, बिजली बनाने के लिए कोयले का उपयोग कौन घटा, हम कितना कर रहे हैं, 2014-15 में 60% से 47% हुआ हमारा। 14-15 में 60% से 47% हमारा क्या हुआ, बिजली बनाने के लिए हम कोयले का खपत ऐसा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है, आप देखना पड़ेगा। देखो 1.10 मेगावाट पर आवर ये हमारी खपत है और 3.42 मेगावाट पर आवर ये वैश्विक खपत है। ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए हम कितना कम खपत कर रहे हैं। इस मतलब एनवायरमेंट के लिए भी एक तरह से वो है कि हम प्रतिबद्ध हैं कि हम काम कर रहे हैं ऐसा। प्रति व्यक्ति बिजली खपत देखिए हमारी 1.10 मेगावाट पर आवर है और विश्व की कितनी है, 3.42 मेगावाट पर आवर, और वो क्या है, कोयले का जो CO2 उससे ज्यादा कर रहे हैं।
भूतपूर्व भारत पूर्वानुमान प्रणाली, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें मौसम की जानकारी पहले हो जाएगी, इसलिए बोला गया भारत पूर्वानुमान प्रणाली की बात की गई है इसमें। आईआईटीएम द्वारा विकसित दुनिया की पहली स्वदेशी से विकसित उच्च रेजोल्यूशन भारत पूर्वानुमान प्रणाली है। पहले आप तो इसमें दुनिया बढ़ा रहा है, सिर्फ पहली भी है, ठीक है, तो हमने किया है ये काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पुणे की है आईआईटीएम। भारत के मौसम पूर्वानुमान रेजोल्यूशन को 12 किलोमीटर से बढ़ाकर 6 किलोमीटर करा, इससे भारत के हर गांव को अधिक सटीक और स्थान विशिष्ट पूर्वानुमान, मतलब क्या बिल्कुल स्पेसिफाई और स्थान विशिष्ट, मतलब एक जगह स्पेसिफाई होगी, वहां के भी हमें पूर्वानुमान प्रणाली से पता लगता है कि मौसम में क्या होने वाला है उसमें। उसके देखते हुए इसमें कौन कौन सी चीज यूज की, ट्रायंगुलर प्लस ऑक्टाहेड्रल ग्रिड मॉडल यूज किया गया है। इसे त्रिकोणीय घन अष्टफलकीय ग्रिड मॉडल कहता है, ये ऊपर में इंग्लिश में लिखा हुआ है। पर आधारित लक्षण मॉडलिंग, मतलब रियल टाइम मॉडलिंग का उपयोग करके चरम वर्षा के पूर्वानुमान को 30% सुधार और कोर जोन, जो उसका कोर जोन होता है 24% वृद्धि कर सकते हैं हम उसमें, जहाँ पे कोर मतलब जो मेन एरिया होता है वहां की बात की है। विजातीय सामग्रियों के लिए छिपे गुणों का पता लगाने के लिए, मतलब एक्सोटिक मटेरियल्स, इसे कहते हैं एक्सोटिक मटेरियल्स के लिए नया कोड यूज किया गया। आप देखते हैं क्वांटम पदार्थों में टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट नामक टोपोलॉजिकल स्पेस के गुण को खोजने का एक नया तरीका खोज निकाला, जो निरंतर विरूपण, मतलब डिफॉर्मेशन और परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन के तहत क्या होता है, परिवर्तित नहीं रहता, अपरिवर्तित रहता, मतलब चेंज नहीं होता। अब देखते हैं क्या होता है टोपोलॉजिकल सामग्रियां, इनके बारे में जानते हैं। अगली पीढ़ी की तकनीक क्वांटम कंप्यूटिंग त्रुटि सहनशील इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली और ऊर्जा कौशल प्रणालियों में सबसे आगे, मतलब किन किन चीजों में आगे देखते हैं। अगली पीढ़ी की तकनीक क्वांटम, एक तो क्वांटम हो गया क्वांटम कंप्यूटिंग में, त्रुटि सहनशील इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में, मतलब गलतियां जो भी उसके बारे में, और ऊर्जा कौशल प्रणालियों में सबसे आगे, ठीक है, ये हो गया। टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट्स का अर्थ है कि अगर आप बिना काटे या चिपकाए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको जानना। टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट क्या होता है? टॉपिकल इनवेरिएंट का अर्थ है कि अगर आप बिना काटे या चिपकाए अगर आकृति को दूसरे में बदल सकते हैं तो कोई भी टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट्स दोनों आकृतियों के लिए समान होगा, ठीक है। इनवेरिएंट जो होगा दूसरा जो होगा वो समान होगा, इसके लिए दोनों के लिए, दोनों आकृति के लिए समान होगा, ठीक है। कोई चीज ऐसी है और इसमें कोई बनाया एक तीसरी चीज बनाते हैं तो ये दोनों के लिए समान होगी, ये बोला गया है इसमें, ठीक। इसके बाद ये है उसके बाद एक्स एग्जाम्पल, मतलब एक कॉफी का मग, जैसे ये कॉफी का मग है, कॉफी का मग ले लिया हमने, ठीक, ये मग लिया, ठीक है। एक यहाँ पे यहीं पे ये गैप मिलता है जब पकड़ते हैं उसको, ठीक है। एक बड़ा पाव ये रहा, बड़ा पाव यहाँ बीच में गैप मिलता है आपको, वैसे पूरा पूरा भरा होता है, ठीक है। बड़ा पाव ऐसे ही हो गया और इसके ये हो गया और ये गैप बीच में, ये पूरा भरा होता है पूरा, यहाँ तक बीच में गैप होता है, इसमें ये गैप और ये, क्योंकि दोनों में एक ही छेद होता है इसलिए ये टॉपिकोलॉजिकल रूप से बराबर है, इसलिए ऐसे बोला गया कि इसके बारे में बात करना। आप कुछ आगे कुछ इसके बारे में और आएगा तो इसको देखेंगे, पर अब तो इसके बारे में अभी इतना ही है। भारत में पहली बार 2 पोटास ब्लॉकों को नीलामी 5वें चरण में 10 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज का, तो 2 पोटास मैंने इसको इसलिए लगाया क्योंकि इसमें 2 पोटास पहली बार हुए, पोटास ब्लॉक है उनकी नीलामी हुई है, वरना अभी तो कोई इतना इंपॉर्टेंट था। और इससे ये पता लगा कहाँ पे कौन सी चीज है। देखिए ब्लॉक का नाम राज्य और खनिज, जैसे औरंगाबाद खेतीपुर ब्लॉक छत्तीसगढ़ में ग्रेफाइट और वैनेडियम के लिए, सोलेपाली जो है ओडिशा में है ग्रेफाइट के लिए, गनाचुरपुरा कर्नाटक में ग्रेफाइट के लिए, सूरजपुरा मध्य प्रदेश फॉस्फोराइट के लिए, रायपुरा में छत्तीसगढ़ फॉस्फोराइट और चूना पत्थर के लिए, सेमराडी में छत्तीसगढ़ फॉस्फोराइट चूना पत्थर के लिए, डोमराहली कर्नाटक फास्फोर और रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, REE का मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। डोमराहली में कर्नाटक और फॉस्फोर REE के लिए। अब ये पहली पोटास और ये दूसरे है, दोनों कहाँ है, एक राजस्थान है, दोनों राजस्थान की बात की है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार पोटास की क्या हुई है, पहली बार पोटास की बिक्री हुई है। पहली बार पोटास की बिक्री हुई है, ठीक है। पोटास की पहली कौन सा है, झंडावाली सीतापुरा, ये कहा राजस्थान में, और पोटास और हैलाइट की बात की गई है इसमें। उसके बाद फिर एक भी होगा, एक और ये जारकियन सीतापुरा खुंजा, ये राजस्थान में, दोनों याद करना, पोटास और हाईलाइट की बात की गई। कौन सी, झंडावाली और जारकियन, ठीक है। ये दोनों सतीपुरा, झंडावाली सतीपुरा और जारकियन सतीपुरा खुंजा, ये तीनों पोटास और इसके लिए। और नवाटोला लावेंड ये उत्तर प्रदेश का अकेला है, इसलिए इसको भी याद रख लेना, रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए, ठीक है, नवाटोला लावेंड। ये 28 तारीख की न्यूज है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने पूर्वोत्तर में 2 अभियानों में करीब 3.5 करोड़ की हेरोइन और मेटाफेटामाइन को जब्त किया है। बस मेरा यही वर्क मैंने पकड़ा और इसके बारे में मैंने बताया कि मेटाफेटामाइन क्या होता है, बस ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि साइंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए GS3 में भी इसको मैंने रखा है, ठीक है। मेटाफेटामाइन क्या है, इज लैब मेड स्टिमुलेटर है विद हाई एडिक्शन पोटेंशियल, इसका हाई एडिक्शन पोटेंशियल होता है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें एडिक्शन होता है, नशे की बात की जा रही है एक तरीके से, कुल मिला के बात की है इसमें। उसका देखते हैं इसमें क्या है,
When sold as shiny bluish white rocks or crystals, it may be called crystal meth, टीना और आइस। जब इसको क्या शाइनी और ब्लूइश व्हाइट रॉक क्रिस्टल के द्वारा जैसे बेचा जाता है, जब उस तरीके से होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल मैथ, टीना और आइस कहते हैं। मेथाम्फेटामाइन शॉर्ट टर्म इफेक्ट टिपिकली इंक्लूड फीलिंग्स ऑफ एफोरिया एंड इंक्रीज अलर्टनेस, मतलब एकदम से आदमी उसमें एनर्जी उसकी एकदम से इंक्रीज हो जाती है, एनर्जीज होता है और अलर्टनेस इसके अंदर बढ़ जाती है। ये इसके बारे में ये मेथाम्फेटामाइन शॉर्ट टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म की बात है। इट कैन कॉज सीरियस नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट जैसे कि इंक्लूडिंग पैरानोइया, एंजाइटी, रैपिड हार्ट रेट, तेज तेज हार्ट को चलना, रेट हार्ट बीट तेज हो जाना, मतलब हार्ट अटैक भी हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट तेज तेज, और स्ट्रोक्स और इवन डेथ भी हो सकती है। स्ट्रोक्स में भी डेथ होगी, सब ये। लॉन्ग टर्म यूज में भी लीड्स टू इंसोमेनिया, मेमोरी लॉस, मतलब इंसान भूल जाता है जो, डेवलपमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये इसमें बोला गया। मेथाम्फेटामिन टेक्स अलोन और कंबाइंड विथ फैंटानिल कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरडोज क्राइसिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या बोला गया इसमें? मेथाम्फेटामिन टेकन अलोन और कंबाइंड विथ फेंटालिन कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरडोज क्राइसिस इन द, मतलब उसको कैसे यूज किया गया? क्या मेथाम्फेटामिन किसके साथ यूज किया? अकेले लेना, और कंबाइंड इसका फेंटालिन। और फेंटालिन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। फेंटालिन के बारे में ये बता कि अगर मेथाम्फेटामिन, ये दो चीजें याद रख लेना, मेथाम्फेटामिन और ये, इनको एक साथ लिया जाएगा तो क्या किया? क्राइसिस बोला गया, किसमें? यूएसए में इसको क्राइसिस घोषित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये न्यूज से निकाला गया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपके नहीं खत्म होता है। देखिए, जो आपकी न्यूज है एक हफ्ते की खत्म हो गई है, जब 8 घंटे की वीडियो होगी, ये आपने पढ़ लिया यहाँ से, ठीक है। अगली बार ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप अपने टैब में, ये अपने पास नोट्स, आपका प्रिंटर है, और बाकी आपको नोट्स खुद बनाने तो इससे बना सकते हैं, देख देख के बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा, खुद लिखेंगे तो याद भी रहेगा। पर टाइम नहीं लग रहा आपको, टाइम, मैंने आपका टाइम कम कर दिया, और मैंने ढूंढने का काम किया सारा, इसमें ढूंढने बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये मैंने काम कर दिया। आपका टैब है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको यही आप सेव करना कि 26 मई से लेके 31 मई तक एक पीडीएफ होगा। फिर ऐसे करता मैं 1 महीने का, जब लास्ट 1 महीना, मतलब पूरा 1 महीना हो जाएगा, तो एक पीडीएफ पूरी डालने करूंगा, उसमें यही होगा पर एक साथ होगा, GS1 का, GS2 का, GS3 का, ऐसे करके एक साथ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के बारे में पता होना चाहिए कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। मेन चीज तो ये है कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड हम जाते पहले हम बता दें पीडीएफ के बारे में अपने। फॉर पीडीएफ, अगर पीडीएफ की बात की जाए तो पीडीएफ आपको मिलेगी संयम SAYY UPSC एंड UPPSC। इसको आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके लिए आगे काम भी आएगी। सारी पीडीएफ सब कुछ हमारे इसी में आएंगी। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।